सुप्रभात सभी को। पिछली क्लासेस में हम देख रहे थे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल में हमने जो प्रमुख वंश पढ़े थे उनमें था गुप्त वंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक वंश, वाकाटक वंश, पांडु वंश और उच्चकल्प वंश। ठीक है, इन वंशों के बाद हमने देखा था कि गुप्तकालीन मंदिर या अभिलेख या जो रिकॉर्ड पाए गए हैं उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें मंदसौर का अभिलेख और सांची अभिलेख, तोमैन अभिलेख, इन सब के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। जिस तरह से मौर्यों के बाद जो कालखंड आया उसे मौर्योत्तर काल कहा गया, अर्थात मौर्य राजाओं के बाद जो बाद के राजा हुए उन्हें मौर्योत्तर काल के राजा कहा गया। इसी तरह से जो गुप्त वंश के राजा थे उनके बाद या उनके जो उत्तराधिकारी हुए जो गुप्त वंश के ही थे, परंतु उन्हें अलग एक कालखंड में रखा गया है, उसे कहा गया परवर्ती गुप्त काल, अर्थात गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। इसे गुप्त राजाओं के बाद के जो कालखंड है उसे कहा गया गुप्तोत्तर काल। इसकी यदि बात करें समय कालखंड की तो वो है 550 एना डोमनी के बाद की घटनाओं के बारे में। हमने देखा था कि 300 एना डोमनी से लेकर 550 एना डोमनी के मध्य के कालखंड को गुप्त काल कहा गया, जबकि उसके बाद के अर्थात 550 ईस्वी के पश्चात लगभग 800 एना डोमनी अर्थात मध्य काल के आते आते इस समय कालखंड को कहा गया उत्तर गुप्त काल, या गुप्त काल के बाद के कालखंड को कहा गया उत्तर गुप्त काल। इसी को कहा जाता है परवर्ती गुप्त काल, या इसी को कहा जाता है हर्षवर्धन काल। हम अभी देखेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं के समकालीन होने का उल्लेख मिलता है। तो हम ये इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि जो हर्षवर्धन थे वो गुप्तोत्तर काल के या परवर्ती गुप्त काल के राजा थे। चलिए देखते हैं। मैंने एक बात बताई थी कि कुमारगुप्त प्रथम के समय तक हूण शासकों का आक्रमण हो गया था, और हूण शासकों का आक्रमण होने के कारण जो गुप्त साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था। और बाद के जो राजा थे जिनमें नरसिंहगुप्त हुए, भानुगुप्त हुए, बुद्धगुप्त हुए, विष्णुगुप्त हुए, ये सब जो गुप्त राजा थे ये इतने योग्य नहीं थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकें या हूणों से अपने स्वयं की रक्षा कर सकें। इस कारण से क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। आपसी संघर्षों के कारण भी हूण शासकों को इसका फायदा मिला, और हूण शासकों के आने के कारण ही, हूण शासकों के आक्रमण के कारण ही ये लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए। जो गुप्त वंश के राजा थे उन्होंने अपना जो शासन किया, प्रशासन किया, वो सामंतों की नियुक्ति के रूप में किया। मैंने बताया भी था कि गुप्त वंश के राजाओं का जो प्रमुख क्षेत्र था वो था पाटलिपुत्र, और उसी के आसपास वाला क्षेत्र उनका मुख्य शासन का क्षेत्र था। और अन्य क्षेत्रों में जहां वो शासन करते थे, जैसे मालवा क्षेत्र हुआ, तो यहाँ पर अपने सामंतों की नियुक्ति करते थे और सामंतों के रूप में अपना प्रशासन चलाते थे। तो 600 ईस्वी आते आते अर्थात परवर्ती गुप्त काल में जो गुप्त राजाओं के सामंत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो हम देखते हैं कि परवर्ती गुप्त कालीन कुछ साक्ष्य मिलते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं कि परवर्ती गुप्त काल का जो प्रमुख उल्लेख मिलता है वो है एक अभिलेख जिससे कहा गया अवसाद अभिलेख। अवसाद अभिलेख में परवर्ती गुप्त काल का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः ऐसा पूछा जाता है कि अवसाद अभिलेख किससे संबंधित है, तो परवर्ती गुप्त काल के राजाओं से संबंधित है। ठीक है। दूसरी बात, हर्षचरित एक उपन्यास है हर्षचरित। बाणभट्ट जो कि कवि थे राजा हर्षवर्धन के दरबार में, हम अभी बाद में जब वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख आएगा और उनके चरित्र से संबंधित एक उपन्यास लिखा गया है जिसे कहा गया हर्षचरित, जो किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट एक कवि थे और इनकी एक और रचना है कादम्बरी। कादम्बरी लिखने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और जिसको पूर्ण किया था इन्हीं के पुत्र थे भूषण भट्ट। तो बाणभट्ट उनके पुत्र कौन थे, भूषण भट्ट। बाणभट्ट ने एक किताब लिखी, उपन्यास लिखा हर्षचरित, और दूसरी लिखी कादम्बरी। ये प्रश्न आ चुका है कि हर्षचरित किसके द्वारा या कादम्बरी किसके द्वारा रचित है, तो वो है बाणभट्ट के द्वारा, संस्कृत कवि थे। तो इस उपन्यास में हर्षचरित्र में
परवर्ती गुप्त राजा महासेन गुप्त को मालवा का नरेश बताया गया है। इस बात का साक्ष्य मिलता है कि जो मालवा के नरेश थे महासेन गुप्त, अभी हम देखेंगे महासेन गुप्त राजा भी थे और एक राजकुमारी थी गुप्त वंश की, वो भी महासेन गुप्त थी। अभी बाद में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। महासेन गुप्त जो रानी थी वो किसकी पत्नी थी? उनका विवाह हुआ था आदित्य वर्धन से। वर्धन साम्राज्य के वर्धन वंश के जो राजा थे आदित्य वर्धन, उनसे विवाह हुआ था महासेन गुप्त का। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश के जो राजा थे महासेन गुप्त, उन्हें मालवा नरेश बताया गया है हर्षचरित्र में, जो कि पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। उसके बाद कठियावाड़ प्रायद्वीप में वल्लभी क्षेत्र, वल्लभी या हम कहें गुजरात में जो प्रमुख प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उस वहाँ पर था वल्लभी क्षेत्र। तो वहाँ के राजा थे मैत्रक वंश के या गुर्जर वंश के, मैत्रक वंशीय या गुर्जर वंशीय राजा थे सलादित्य प्रथम। उन्होंने 600 ईस्वी में पश्चिमी मालवा पर उज्जैन वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और अंत में जो वहाँ के गुप्त सम्राट थे, परवर्ती गुप्त राजा थे, उन्होंने थानेश्वर के वर्धन राजाओं के, थानेश्वर अर्थात वर्तमान कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र पर, जिस पर शासन था वर्धन वंश के राजाओं का, पुष्यभूति वंश के राजाओं का, तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी जब सलादित्य प्रथम ने पश्चिम मालवा पर आक्रमण किया था। तो ठीक है, ये तो होगा साक्ष्यों के बारे में। अब जो परवर्ती गुप्त काल में प्रमुख वंश हुए हैं उनमें है, सबसे पहला है पुष्यभूति वंश, मौखरी वंश और कलचुरी वंश। हम देखेंगे कि पुष्यभूति वंश जो है उसका मध्य प्रदेश के संदर्भ में इतना अधिक उल्लेख नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर इनके राजाओं का कुछ विंध्याचल के क्षेत्रों में या इन राजाओं का कुछ जहाँ भी योगदान है थोड़ा बहुत हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है पुष्यभूति वंश, इसके बाद पढ़ेंगे मौखरी वंश और फिर कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की जो केवल त्रिपुरी शाखा है, 2 शाखाएं थी। कलचुरी वंश की 2 शाखाएं थी, महिष्मती और कलचुरी। तो परवर्ती गुप्त काल के समय केवल महिष्मती शाखा का ही उल्लेख मिलता है। जो कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा थी वो मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है, तो हम केवल पढ़ेंगे 550 ईस्वी के पश्चात लगभग 800 एना डोमनी तक, और 800 से फिर प्रारंभ हो जाता है, 800 ईस्वी से प्रारंभ क्या हो जाता है? मध्यकाल। ठीक है, तो उत्तर गुप्त काल या परवर्ती गुप्त काल में जो सबसे पहला वंश हुआ वो हुआ पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की जो स्थापना की राजा पुष्यभूति ने की, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे पुष्यभूति वंश कहा गया और इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। तो पुष्यभूति वंश संस्थापक थे वर्धन वंश के, और इनके बाद जो अगले राजा हुए नरवर्धन, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी हुए नरवर्धन के वो है आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन का विवाह हुआ था महासेन गुप्त से। इसी बारे में मैं बता रहा था कि महासेन गुप्त वंश की राजकुमारी भी थी और महासेन गुप्त मालवा के नरेश थे। इनका उल्लेख मिलता है हर्षचरित्र, जो कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो आदित्य वर्धन का विवाह हुआ था महासेन गुप्त से, राजकुमारी थी गुप्त वंश की, और इनसे जो पुत्र हुआ वो कहलाया प्रभाकर वर्धन। अब हम देखेंगे कि जो प्रभाकर वर्धन थे उनका विवाह होता है मालवा नरेश यशोवर्मन की पुत्री यशोमती से, और उन्हीं से जो पुत्र होते हैं, पुत्री प्राप्त होती हैं, वो थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री इनकी पुत्री थी, किसकी? प्रभाकर वर्धन और यशोमती की। चलिए देखते हैं, प्रभाकर वर्धन का विवाह हुआ यशोवर्मन की पुत्री जो कि एक मालवा नरेश थे। तो मालवा नरेश यशोवर्मन की पुत्री यशोमती से, और उनसे जो पुत्र या संतान प्राप्त हुए वो थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री थी पुत्री। प्रभाकर वर्धन को एक उपाधि दी गई थी महाराजाधिराज की, और हमने एक बात पहले भी बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम को भी महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। तो जो परवर्ती गुप्त वंश के राजाओं में वर्धन वंश के राजा थे प्रभाकर वर्धन, उन्हें उपाधि दी गई थी महाराजाधिराज की, और
परम भट्टारक की, दोनों उपाधियां दी गई थी प्रभाकर वर्धन को। इनका जो राजधानी क्षेत्र था वो था थानेश्वर, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, उस वाले क्षेत्र को कहा जाता था थानेश्वर। तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर वर्धन वंश की। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब हर्षवर्धन का शासनकाल आता है तो राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज की ओर शिफ्ट किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। राज्यवर्धन जो पुत्र हुए वो राजा बने प्रभाकर वर्धन के पश्चात, और प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी राजश्री, उनका विवाह हुआ मौखरी वंश के राजा थे ग्रहवर्मन से। राज्यश्री का विवाह हुआ ग्रहवर्मन से जो कि मौखरी वंश के राजा थे। उन्हें मालवा नरेश देवगुप्त ने पराजित किया। जब ग्रहवर्मन का विवाह हुआ राज्यश्री से तो देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी थी। इस कारण से प्रतिशोध के रूप में राज्यवर्धन ने अपने जीजाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बंगाल का एक शासक था शशांक, गौड़ शासक था शशांक, उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और इसी दौरान जो राज्यश्री थी उस वाले क्षेत्र से भागकर विंध्याचल के क्षेत्र में आ गई थी और छिप गई थी, विंध्याचल के क्षेत्र में छिप गई थी। और हम देखते हैं कि बाद में हर्षवर्धन राजा बनते हैं तो वो अपने मित्र दिवाकर मित्र की मदद से और सेनापति भंडी की मदद से राज्यश्री को विंध्याचल के क्षेत्र में खोज निकालते हैं। और फिर जब हर्षवर्धन राजा बनते हैं तो प्रमुख सलाहकार के रूप में अपने बहन राजश्री को रखते हैं। ठीक है। राज्यवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने की और उसके बाद जो राजा बनते हैं वो बनते हैं हर्षवर्धन। ये वही गौड़ शासक शशांक है जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। यह शैव धर्म का उपासक था और जो हर्षवर्धन थे वो भी शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव उपासक थे। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनका रुझान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया था। ठीक है। जो राजा हर्षवर्धन हुए इन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को थानेश्वर से शिफ्ट कहाँ पर किया, कहाँ पर स्थानांतरित किया? कन्नौज, जो कि वर्तमान यूपी में स्थित है। कन्नौज का प्राचीन नाम है कांडकोज। 606 में हर्षवर्धन राजा बनते हैं। उन्हीं के शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है हुएनसांग। हुएनसांग ने एक पुस्तक लिखी सी यू की 630 ईस्वी में यह भारत में आया। किसके दरबार में? राजा हर्षवर्धन के दरबार में 630 ईस्वी में। और इसने एक पुस्तक लिखी सी यू की में इस बात का उल्लेख है कि राजा हर्षवर्धन का जो क्षेत्र था शासन का वो था पंजाब, मिथिला अर्थात बिहार वाला क्षेत्र, गौड़ मतलब बंगाल वाला क्षेत्र, कानकोज अर्थात कन्नौज वाला और उड़ीसा वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों पर शासन किसका था? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन को, राजा हर्षवर्धन को ही अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता है कि जो अंतिम हिंदू सम्राट थे वो कौन थे? राजा हर्षवर्धन। एक उच्च कोटि के रचनाकार भी थे और हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। रत्नावली बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रत्नावली जो है वो किसके द्वारा रचित है? राजा हर्षवर्धन के द्वारा। दो जो पुस्तकें हैं वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं, मैंने बताया था। कादंबरी जो कि एक प्रेम ग्रंथ है, और नायिका कादंबरी के बारे में, और हर्ष के चरित्र के बारे में जो उपन्यास है वो है हर्षचरित्र। ठीक है। हर्षवर्धन ने मालवा वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया जिसमें हम देखते हैं कि वल्लभी के मैत्रक वंशीय सलादित्य प्रथम, या जो सौराष्ट्र वाले क्षेत्र था वहां पर वल्लभी के मैत्रक वंशीय या गुर्जर वंशीय राजाओं का शासन था, वातापी के चालुक्य वंशीय राजाओं का शासन था और भड़ूच के नरपति का शासन था। और जब हर्षवर्धन मालवा वाले क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सभी राजाओं ने मिलकर हर्षवर्धन को पराजित किया था। और फिर बाद में एक नर्मदा का युद्ध होता है जिसमें चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध होता है और जिसमें राजा हर्षवर्धन की पराजय होती है और इन्हें बंदी बना लिया जाता है, जिसके कारण 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये तो हो गया पुष्यभूति वंश के बारे में। अब जो अगला वंश है वो है मौखरी वंश। मौखरी वंश, कलचुरी वंश,
कलचुरी वंश में महिष्मती और त्रिपुरी शाखा। परवर्ती गुप्त काल में केवल यही 3 वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, क्लासेस लेने में काफ़ी विलम्ब हो गया, बाकी हमारी क्लास चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।